चंद्राम पालीवाल, सहआचार्य राजनीति विज्ञान। पिछले वीडियो में मैंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उदारवादी उग्रवादी धाराओं के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उदारवादी एवं उग्रवादी धाराओं में क्या अंतर था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के काल में सन 1885 से 1905 तक के काल को उदारवादी काल तथा 1906 से 1919 तक के काल को उग्रवादी काल कहा जाता है। यद्यपि उदारवादी और उग्रवादी दोनों विचारधाराओं में महान राष्ट्रीय नेता थे जो साहसी, देशभक्त तथा तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों से असंतुष्ट थे। दोनों ही तरह के नेताओं पर किसी तरह का अविश्वास नहीं किया जा सकता। दोनों राजनीतिक संस्थाओं में सुधार चाहते थे तथा सरकार की दमनकारी नीतियों से असंतुष्ट थे। दोनों का उद्देश्य भारतीयों में जागृति पैदा कर स्वराज्य प्राप्ति का था, परंतु दोनों की कार्य पद्धति एवं साधनों में अंतर था। अतः दोनों के अंतर को हम निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा समझ सकते हैं, जिसमें पहला बिंदु है जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उद्देश्य की दृष्टि से उदारवादी था उग्रवादी राष्ट्रवादियों के विचार में अंतर। उदारवाद और उग्रवाद दोनों का उद्देश्य था स्वशासन की प्राप्ति, लेकिन स्वशासन से उदारवादियों का तात्पर्य था कि क्रमिक राजनीतिक सुधारों के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए ब्रिटिश शासन की छत्रछाया में ही प्रतिनिध्यात्मक संसदीय संस्थाओं की स्थापना की जाए। इसके उलट उग्रवादी किसी भी रूप में ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के विरुद्ध थे। वे ब्रिटिश शासन की तुरंत समाप्ति के पक्ष में थे। वे भारतीयता पर आधारित स्वराज्य तथा ब्रिटेन से शीघ्र संबंध विच्छेद करने के पक्ष में थे। दूसरा बिंदु है नेतृत्व संबंधी अंतर। उदारवादी विचारधारा के अधिकांश नेता उच्च वर्ग के शिक्षित व्यक्ति थे। वे पाश्चात्य शिक्षा से अत्यधिक प्रभावित थे और उनका प्रभाव केवल शिक्षित वर्ग तक ही था। उनका आंदोलन जनता द्वारा प्रेरित नहीं था। इस धारा के प्रमुख नेता थे दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सर फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय, W.C. बनर्जी तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी आदि। दूसरी तरफ उग्रवादी विचारधारा के अधिकांश नेता मध्य वर्ग के व्यक्ति थे। उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा में अधिक विश्वास था। उन्हें मध्य वर्ग तथा जनसाधारण का समर्थन प्राप्त था और उनका आंदोलन जनता द्वारा प्रेरित होता था। इस धारा के प्रमुख नेता थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय। अगला बिंदु हम ले सकते हैं राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए साधनों के संबंध में अंतर। उदारवादी केवल संवैधानिक साधनों का प्रयोग ही उचित समझते थे। उनके द्वारा अपनी मांगें मनवाने के लिए प्रार्थना पत्र भेजने, स्मृति पत्र भेजने, भाषण देने, लेख लिखने और शिष्टमंडल भेजने के तरीकों का ही प्रयोग किया जाता था। उग्रवादी इन तरीकों पर विश्वास नहीं करते थे। वे इन्हें अपनाना अपने आत्मसम्मान के विरुद्ध भी मानते थे, इसलिए इस पद्धति को वे राजनीतिक भिक्षावर्ती कहते थे। इनकी अपेक्षा वे आत्मनिर्भरता और जनसाधारण के बीच कार्य में विश्वास करते थे। उनके साधन थे स्वदेशी माल का प्रचार, विदेशी का बहिष्कार, स्वदेशीय संस्थाओं का निर्माण,
राष्ट्रीय शिक्षा तथा निष्क्रिय प्रतिरोध। अगला बिंदु है भारत ब्रिटेन के संबंध के आधार पर अंतर। उदारवादी भारत के ब्रिटेन के साथ संबंधों को हितकारी मानते थे तथा ब्रिटिश प्रशासन को भारतीयों के लिए वरदान मानते थे, जबकि उग्रवादियों ने भारत के ब्रिटेन के साथ संबंधों को अहितकारी माना। उनका मत था कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के धन को ब्रिटेन में पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत कभी भी विकास नहीं कर सकता। अगला बिंदु है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का नरम दल वालों ने समर्थन किया था, किंतु स्वदेशी आंदोलन के प्रति इन दोनों गुटों के दृष्टिकोण में अंतर था। जहाँ उदारवादी स्वदेशी आंदोलन को केवल ऐसा माध्यम समझते थे जिसके द्वारा अंग्रेजों पर दबाव डाला जा सकता था, वहाँ उग्रवादियों की दृष्टि में स्वदेशी आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसके द्वारा भारतीय शिल्प को पुनर्जीवित किया जा सकता था और जो भारत के प्राचीन सामूहिक मूल्यों के अनुरूप था। उग्रवादियों के लिए स्वदेशी एक आर्थिक, एक राजनीतिक और एक धार्मिक अस्त्र था, जबकि उदारवादी इस स्वदेशी कार्यक्रम के इतने कट्टर समर्थक नहीं थे। अगला बिंदु बहिष्कार के संबंध में अंतर। उग्रवादी बहिष्कार के कार्यक्रम के समर्थक थे, उदारवादी नहीं। उदारवादियों की दृष्टि में बहिष्कार का अर्थ केवल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं था, बल्कि उनके कार्यक्रम में शासन से हर तरफ का असहयोग, सरकारी नौकरियों, उपाधियों का बहिष्कार भी सम्मिलित था। यही नहीं, ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार भी इसमें सम्मिलित होता था जो कि विदेशी वस्तुओं को खरीदते हैं। लाला लाजपत राय का कहना था कि हम सरकारी भवनों से अपनी दृष्टि हटाकर जनता की झोंपड़ी की ओर देखना चाहते हैं। वे राष्ट्रीय न्यायमंडल, पंचायत, स्कूल आदि स्थापित करना चाहते थे। उदारवादी सरकारी नौकरियों था उपाधियों के बहिष्कार के घोर विरोधी थे। राष्ट्रीय शिक्षा व विदेशी शिक्षा के संबंध में अंतर। उग्रवादी भारत के नवियों को विदेशी शिक्षा के कुप्रभावों से बचाना चाहते थे। उन्होंने एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की योजना बनाई जो देश द्वारा नियंत्रित होने के साथ ही देश के हितों के अनुरूप हो तथा नवयुवकों में राष्ट्रीयता की भावना का संचार करे। तिलक ने इसी उद्देश्य से दक्षिणी शिक्षा समाज की स्थापना की। उदारवादी विदेशी शिक्षा को भारतीयों के लिए अच्छा मानते थे। अगला बिंदु है प्रार्थना पत्र व रियायत या स्वावलंबन संबंधी अंतर। उदारवादियों ने प्रार्थना पत्र व रियायत की राजनीति अपनाई, जिसकी उग्रवादियों ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहकर आलोचना की, जबकि उग्रवादियों ने स्वावलंबन की राजनीति अपनाई। जैसा कि लाला लाजपत राय ने कहा है कि हम भिखारी नहीं हैं, हम आत्मविश्वास की बात करते हैं। अगला बिंदु है सभ्यता व संस्कृति के प्रभाव संबंधी अंतर। उदारवादी पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित थे, जबकि उग्रवादी प्राचीन हिंदू धर्म, सभ्यता और संस्कृति तथा उसके आधार पर विकसित हिंदू राष्ट्रीयता के पोषक थे। उदारवाद की प्रेरणा पश्चिमी सभ्यता थी तो उग्रवाद की प्रेरणा हिंदू संस्कृति थी। अगला अंतर है योगदान संबंधी अंतर। उदारवादी राष्ट्रीय आंदोलन ने जहां शिक्षित वर्ग में
राष्ट्रीय चेतना को विकसित किया, वहाँ उग्रवादी राष्ट्रीय आंदोलन ने इसका आधार व्यापक बनाया और इसके नेताओं ने इसे जन जागृति के साथ जोड़ा। उदारवादी काल में राष्ट्रीय कांग्रेस केवल पढ़े लिखे नौजवानों तक ही सीमित था। जो पढ़े लिखे नौजवान एक जगह इकट्ठे होकर के राष्ट्रीय हितों से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करते थे, जबकि उग्रवादी नेता थे उन्होंने इसका आधार व्यापक किया और जनता को इस आंदोलनों के साथ जोड़ा। उदारवादी राष्ट्रीय आंदोलन ने जहाँ आर्थिक न्याय, संवैधानिक साधनों के माध्यम से जनमत के निर्माण, समाज सुधार और धर्मनिरपेक्षता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया, वहीं उग्रवादी राष्ट्रीय आंदोलन ने अपनी राष्ट्रीय पहचान, स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय स्वाभिमान तथा रचनात्मकता को विकसित किया।